आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। जैसा कि आपको पता है, प्राचीन इतिहास को पढ़ने के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं ना। हमें इतिहास के बारे में कैसे पता चलता है? सबसे पहले ही अपने पास में टर्म्स आती है कि इतिहास के क्या स्रोत हो सकते हैं, क्या सोर्सेज हो सकते हैं। पहला तो हो सकता है अपने पास में लिटरेचर, दूसरा इंस्क्रिप्शन, तीसरा आर्कियोलॉजी, चौथा ओरल हिस्ट्री। अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ कि ये होता क्या है। लिटरेचर से अपने को हिस्ट्री के बारे में कैसे पता लगता है? जैसे कि वेद है अपने पास में। ये साहित्य होता क्या है, एक ऐसा संकलन होता है अपने पास में जहाँ हिस्टोरिक पीरियड का जो टाइम है, हिस्ट्री में जो भी चीज़ है, जो भी घटनाएं अपने पास में वेट हुए घटित हुई है, उन सभी का संकलन साहित्य में देखने को मिलता है अपने को। जैसे वेदों में अपने को अपना भारत का इतिहास देखने को मिलता है, ठीक है। और जैसे राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी नाम की एक पुस्तक है जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हण द्वारा लिखी हुई है, संस्कृत लैंग्वेज में। तो इससे अपने को कश्मीर के इतिहास के बारे में पता लगता है। तो कुछ इस तरीके के साहित्य होते हैं, कुछ बुक्स होती है जिनके माध्यम से हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उन्हें अपन लिटरेचर के क्राइटेरिया में शामिल करते हैं। दूसरा होता है अपने पास में इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? जैसे अभिलेख, इन्हें हिंदी में कहते हैं अशोक के, अशोक जो कि एक मौर्य डायनेस्टी का बहुत पावरफुल किंग था। अशोक के अभिलेखों के माध्यम से हमें उस टाइम के पीरियड को समझने में आसानी मिलती है, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन से भी हमें एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तीसरा एस्पेक्ट होता है अपने पास में आर्कोलॉजिकल। आर्कोलॉजिकल जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, और जमीन में दबे हुए जितने भी फॉसिल्स है, जीवाश्म है, उनसे अपने को क्या किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरीके से जैसे जीवाश्म से हमें पता लगता है कि ये कितना टाइम पुराना है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है। चौथा एस्पेक्ट होता है अपने पास में ओरल हिस्ट्रीज। ओरल हिस्ट्री क्या होती है एक्चुअली? ये कुछ ज्यादा नहीं, इन्हीं तीनों पे बेसिस कुछ अपने बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं अपने घर परिवार में, उनके द्वारा कही जाने वाली कथाएं होती है। अब इनका कोई एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता नहीं है, ये एक्चुअली वैसे ही इनमें कोई विश्वास किया नहीं जा सकता। सब लोग अलग अलग बातें बोलते हैं, ठीक है। तो इसको अपन हिस्ट्री का एक बड़ा एस्पेक्ट नहीं मानते। बाकी ये जो रिटर्न एस्पेक्ट होते हैं, इनके बारे में अपन को पता लगता है। यही एक हिस्ट्री को पढ़ने के मेन सोर्सेज होते हैं, ठीक है। एक अनदर सोर्सेज भी अपने पास में कौन सा है? कोइंस के द्वारा अपन कैसे हिस्ट्री को डिफाइन करते हैं। कोइंस के द्वारा, जैसे मान लो एक अपने पास में कोइंस है, इस पे एलिफेंट लिखा हुआ है, अपने पास में एलिफेंट की तस्वीर लिखी हुई है। ये कोइंस लगभग 2000 ईसा पूर्व का है। तो हमें क्या पता लगेगा इस चीज से? हमें ये पता लगेगा कि 2000 ईसा पूर्व वाले लोग भी एलिफेंट नाम के इस जानवर से वाकिफ थे, या उस टाइम पे ये एग्जिस्ट करता था। तो इस टाइप से अपने को कोइंस के द्वारा भी हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। और स्टडी ऑफ कोइंस, ये इंग्लिश में एक क्वेश्चन आता है जिसे न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। तो अपने को कोइंस की स्टडी के थ्रू भी अपने को हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। अगला जो पॉइंट है वो है ओल्डेस्ट कॉइन। जो सबसे पुराने कॉइन है उन्हें हम आहत या पंचमार्क कहते हैं, जो कि 6 ईसा पूर्व या मौर्य काल के थे, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि ये जो आहत है, ये एक बेसिकली क्या होते हैं? कोई उपकरण थे, सिक्के थे, कि और क्या वो औजार थे, क्या थे? तो अपने आंसर में क्या लिखेंगे? ये और कुछ नहीं, कॉइन्स थे। जो पुराने कॉइन्स थे उन्हें ही क्या कहा जाता है? आद कहा जाता है। एक बार इसको नोट डाउन करिए, देन आगे बढ़ते हैं। अब हम भारत के प्राचीन नामों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नाम आता है अपने पास में भारत का आर्यावर्त। आर्यावर्त कैसे नाम पड़ा? कि एक मान्यता है कि 1500 ईसा पूर्व में सबसे पहले यहाँ आए थे आर्यन लोग। आर्यन लोग क्या करे, भारत में आए और इन्होंने शासन किया। तो इनके शासन करने के नाम पर ही भारत का नाम आर्यावर्त पड़ गया। दूसरा नाम आता है अपने पास में भारतवर्ष। कि अपना भारत का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा? सबसे पहले अपने पास में बात करते हैं हम हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार।
हिंदू माइथोलॉजी में क्या है, एक अपने पास में इंसान हुए अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुन, इनका एक पुत्र था जिनका नाम भरत था। और आगे जाके जो भरत के वंशज से इनके बीच में महाभारत का युद्ध अपने को देखने को मिलता है। तो भरत नाम के जो राजा थे, इन्हीं के नाम पर इंडिया का नाम यानी भारत का नाम भारत पड़ा। ठीक है, ये तो हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार। अपन बात करते हैं जैन माइथोलॉजी के अनुसार क्या होता है। जैन माइथोलॉजी में ऐसा है कि इनके जो गुरु है, जैन धर्म के जो गुरु होते हैं, उनको हम तीर्थंकर कहते हैं, तीर्थंकर कहते हैं। और जो सबसे पहले तीर्थंकर थे, उनका नाम था ऋषभ देव। ऋषभ देव के पुत्र हुए भरत। तो ऋषभ देव जी के जो पुत्र थे भरत जी, इनके नाम पर ही अपने को भारत का नाम भारत देखने को मिलता है। और इनके एक और दूसरे एक एक्सटर्नल पॉइंट अपने पास में, इनके दूसरे पुत्र का नाम था गौतमेश्वर बाहुबली। गौतमेश्वर बाहुबली, ये जो गौतमेश्वर बाहुबली है, इनकी साउथ इंडिया में श्रवण बेलगोला में कर्नाटका में मूर्ति है, जो कि अभी जैसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी अपने पास में, ये क्या है, इंडिया की टोलेस्ट स्टेच्यू है। अगर वो नहीं होती तो फिर ये गौतमेश्वर बाहुबली की ही जो स्टेच्यू है, यही सबसे टोलेस्ट स्टेच्यू होता। तो एक बार इसको आप नोट करिए। भारत के अगले नाम पर चलते हैं, जो कि है हिंदुस्तान। अब बात आती है कि हिंदुस्तान कैसे नाम पड़ा। सबसे पहले भारत पर जो विदेशियों ने आक्रमण किया था, भारत पर जो आक्रमण किया था, वो किया था पर्शियन लोगों ने। पर्शियन। अब पर्शियन लोगों का जो राजा था, वो था डेरियस। तो ये वाला क्वेश्चन भी अपने को एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि जो भारत पर सबसे पहले विदेशियों का आक्रमण था, वो किनने किया था? पर्शियन, फारसियों ने। फारसियों ने किया था। ठीक है। अब जो पर्शियन लोग थे, ये क्या करते थे, ये जो अपने पास में एक नदी बहती थी सिंधु, इंडिया में एक नदी बहती थी सिंधु। अब ये क्या करते थे, स का प्रोनाउंसिएशन है करते थे। तो यहाँ से तो ये हो गया है, सिंधु को तो ये प्रोनाउंसिएट करते थे हिंदू। और इनका जो पर्शियन लोग थे ना, इनका जो फेवरेट सफिक्स था, सफिक्स यानी प्रत्यय, जो था स्थान। तो इन दोनों को जब मर्ज किया तो भारत का नाम इन्होंने हिंदुस्तान रख दिया। तो इस तरीके से अपने पास में एक हिस्ट्री है कि भारत का नाम हिंदुस्तान किन्होंने रखा था? पर्शियन लोगों ने रखा था। अब अगली बारी आती है कि इंडिया कैसे नाम पड़ा। इंडिया के बारे में पता होना चाहिए अपने को, इंडिया कैसे पड़ा। ग्रीक लोग, जिन्हें हम यूनानी भी कहते थे, ये सिंधु नदी को इंडस बोला करते थे। और सिंधु नदी ये अपने भारत है, ये भारत इस तरीके से ऊपर, सिंधु नदी इस तरीके से इधर से बहती थी। ठीक है। तो सिंधु नदी के इस तरफ जो भी जितने भी लोग रहते थे, उनको इन्होंने क्या कर दिया, सिंधु को इंडस कहते थे। ठीक है। तो सिंधु के उस तरफ लोग जो लोग रहते थे, उनको इंडियंस कह दिया, इंडियंस कह दिया। तो इंडियंस के नाम पे ही क्या पड़ा, भारत का नाम इंडिया पड़ा। तो ये किनने दिया था? ग्रीक, जो कि जिन्हें हम यूनानी भी कहते हैं। ग्रीक का हिंदी नेम ही है यूनानी। ठीक है। तो यूनानियों के द्वारा इंडस के इस तरफ के लोगों को इंडियन कहा गया। इसी बेसिस पे अपने भारत का नाम इंडिया रखा गया। अगला आता है अपने पास में कि जम्मू द्वीप। जम्मू द्वीप के पीछे की एक अपने पास में जम्मू द्वीप के पीछे की हिस्ट्री है कि अशोक के जो अभिलेख थे ना, अशोक के अभिलेख थे, इन्होंने अशोक ने इन इसके अभिलेखों में क्या करा, भारत का नाम जम्मूद्वीप, कई सारे अभिलेख थे जिनमें जम्मूद्वीप इन्होंने मेंशन करवाया। एक अगला नाम आता है इंतु। इंतु क्या होता है, चाइनीज लोग थे जो इंडिया आते थे ना,
चाइनीज लोग, जितने भी चाइनीज भारत आते थे, ये क्या करते थे, उधर भारत वाले एरिया को इंदू कहा करते थे। तो ये अपनी कंट्री के कुछ नेम्स। इनमें क्या है, कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है, जैसे हिंदुस्तान का नाम किन्होंने दिया, भारतवर्ष का नाम कैसे पड़ा। तो ये चीजें आपको एक इंट्रो में पता होनी चाहिए। ठीक है, इसको एक बार आप नोट डाउन करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अगला जो अपना पॉइंट है, ये पढ़ने वाले हैं हम ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब इस कैलेंडर की हमें जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले तो अपने दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा कि इस कैलेंडर की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी। ठीक है, तो इसकी जरूरत को समझने के लिए हम एक सीधी सी बात समझते हैं कि अपन रहते हैं एशिया कंटिनेंट में, और भी इसके अलावा भी जो अपना पृथ्वी है, इस पे बहुत सारे कंटिनेंट्स है, उनके लोगों की भाषाएं अलग अलग है। कोई किस तरीके से ईयर को डोमिनेट करेगा, कोई किसी तरीके से इलेबरेट करेगा। तो ये क्या है, मतभेद हो जाते हैं। ठीक है, तो इन सब ने मिलके एक कैलेंडर दिया, जिनका नाम था ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये किस आदमी ने दिया? ये दिया ग्रेगरी 13 ने। और ये एक क्रिश्चियन था। अब जब ये क्रिश्चियन था, तो ये इसके धर्म से रिलेटेड ही कुछ ऐसा इसमें थ्योरम देगा। ठीक है, तो इसने क्या थ्योरम दी, इसने दो टर्म्स दी अपने पास में, बीसी और एडी। बीसी को इसने कहा बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। और ए का बिफोर क्राइस्ट को ही अपन कहते हैं ईसा पूर्व। जो क्रिश्चियन धर्म है, क्रिश्चियन धर्म में इनके गॉड को क्या कहा जाता है? क्राइस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इनने एक थ्योरम ये दी कि ये मान लो अपने पास में क्रिश्चियंस का जन्म यहाँ हुआ, इस टाइम पे हुआ, तो इससे जो पहले का पीरियड है उसको इसने कह दिया बीसी, बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के समय को तो इसने बीसी कह दिया। ठीक है, और एडी, एडी का मतलब आफ्टर डेथ नहीं होता, एन एनो डोमिनी होता है, एनी डोमिनी, जिसे हम कहते हैं ईसवी सन। ईसवी सन यानी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, इसके बाद के जो भी सन हुए, इन्हें क्या बोल दिया इनने? एडी। ठीक है, तो ये दो टर्म्स इन्होंने दी। अब जैसे मैं एक यहाँ एक लाइन खींचता हूँ। ठीक है, इस लाइन को मैं बोलता हूँ टाइमलाइन। टाइमलाइन पे यूं मान लो कि अपने पास में यहाँ ईसा मसीह का जन्म हो गया है ना, ईयर ऑफ क्राइस्ट, ईयर ऑफ क्राइस्ट है ये। ठीक है, तो इससे पहले का जो भी समय होगा, इसे हम क्या कह रहे हैं? बिफोर, बिफोर क्राइस्ट, बीसी कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे मान लो 500 बीसी है, 1000 बीसी है, 1500 बीसी है, 2000 बीसी है। इधर आगे चलेंगे तो 500 बीसी, ये ईयर ऑफ क्राइस्ट आ गया। इधर क्या आ जाएगा? 500 एडी, 1000 एडी, 1500 एडी, 2000 एडी। अभी कौन सा चल रहा है? अभी 8% चल रहा है, 8% चल रहा है 2023 एडी। अब यदि अपने पास में एडी कहीं भी नहीं लिखा हो, तो समझ जाना चाहिए कि वो अपने पास में ईसा मसीह के जन्म के बाद के पीरियड की ही बात कर रहा है। ठीक है, और अगर बीसी मेंशन हो तो अपने को सीधा सीधा पता लग ही जाएगा कि ये ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में आगे हम बात करते हैं। जैसे यहाँ अपने पास में है ईयर ऑफ क्राइस्ट, बर्थ ऑफ क्राइस्ट है। इससे पहले का जो भी पीरियड है उसको हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। इसी के लिए हम एक और यूज में ले लेते हैं वर्ड BCE, बिफोर कॉमन एरा। ये भी BC को ही कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद में जो ईयर ऑफ क्राइस्ट के बाद का जो टाइम होगा उसे हम कॉमन एरा भी कहते हैं। तो ये बात वही है। ठीक है, कैसे भी आपको लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन ज़्यादा BC और AD में ही अपने को लिखा मिलेगा। ठीक है, अब एंशियंट हिस्ट्री है, बेसिकली हम इसको तीन पार्ट्स में पढ़ते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड में। प्री हिस्टोरिक जो पीरियड है, ये सबसे पहले शुरुआत हुआ है। ठीक है, ये लगभग आज के
आज के क्या 2.5 लाख साल पहले, 2.5 लाख ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ है प्री हिस्टोरिक पीरियड, और देन तब से हिस्ट्री अपनी चली आ रही है। ठीक है, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड यहाँ से चला हुआ आ रहा है। एंशियंट हिस्ट्री में जो अपने पार्ट्स है, ये टू 2,50,000 बीसी से लेके अपने पास में, और यहाँ 750 AD यहाँ लगभग यहाँ आएगा। तो ये वाला जो पीरियड होगा ना, ये बेसिकली हम एंशियंट हिस्ट्री में कवर करने वाला है। एंशियंट हिस्ट्री में ये वाला पीरियड अपन कवर करेंगे। देन इसके बाद में 750 AD से लेके अपने पास में 1947 तक मिडवल हिस्ट्री आ जाएगी। और देन उसके बाद में तो नहीं 1947 नहीं, 1757 तक अपने पास में मिडवल हिस्ट्री आ जाएगी, और 757 से लेके 1947 तक मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगी। ठीक है, और अपने पास में देखिए प्री हिस्टोरिक जो पीरियड है अपने पास में, इसको तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। इस एक्चुअली होता क्या है, इसमें पत्थर के औजारों का अपन क्या करते हैं, पत्थर के औजार बना लेते हैं, स्टोन के टूल्स बना लेते हैं, इसलिए अपन को इसको स्टोन एज भी कहते हैं। अब इस स्टोन एज को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। पैलियोलिथिक को कहते हैं पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक को कहते हैं मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक को कहते हैं नवपाषाण काल। पैलियोलिथिक जो एज है, ये 2.5 लाख बिफोर क्राइस्ट, यानी यहाँ से लेके और 9,000 बीसी तक का जो पीरियड है अपना, ये पैलियोलिथिक एज कहलाता है। मेसोलिथिक एज क्या है, 9,000 से लेके 4,000 बीसी का पीरियड, 9,000 के समथिंग यहाँ होगा, 4,000 के समथिंग का पीरियड यहाँ होगा। इसका जो पीरियड है, ये वाला पीरियड, ये मेसोलिथिक एज कहलाता है। नियोलिथिक एज क्या है, 4,000 से लेके 1,000 बीसी तक का जो पीरियड है, वो नियोलिथिक एज कहलाएगा। 4,000 के समथिंग यहाँ आएगा, 4,000 बीसी से लेके और 1,000 बीसी तक का जो पीरियड है, इसको अपन नियोलिथिक एज के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में एग्जामिनर क्वेश्चंस उठाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो अब इसके आगे वाले जो सेशन है, इसके आगे की जो चीजें हैं, इनको ध्यान से देखना, एक बार इनको नोट डाउन करिए। फर्दर मूव करते हैं। अपने पास में एंशियंट हिस्ट्री का एक पार्ट है प्री हिस्टोरिक पार्ट, अगला पार्ट है प्रोटो हिस्टोरिक पार्ट, और तीसरा जो पार्ट है अपने पास में हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड है, ये एक ऐसा पीरियड है जिसके कोई भी रिटर्न सोर्सेज उपलब्ध ही नहीं है अपने पास में, नो रिटर्न सोर्सेज। और जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, इसके सोर्सेज रिटर्न तो है, लेकिन इनको आज दिन तक कोई भी नहीं पढ़ पाया। और चौथा है अपने पास में, तीसरा है अपने पास में हिस्टोरिक पीरियड, ये अपने पास में रिटर्न भी है और एबल टू रीड भी है, पढ़ने योग्य भी है अपने पास में। ठीक है, तो अब जो अपने पास में जिसके कोई भी रिटर्न सोर्सेज उपलब्ध नहीं है, प्री हिस्टोरिक पीरियड में 3 एज थी अपने पास में, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। इसकी ये तीनों एजेस के बारे में अपन आगे मूव कर देंगे, आगे पढ़ेंगे। जैसे पहला है अपने पास में पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज पैलियोलिथिक एज में क्या कर लिया था मनुष्य ने स्टोन के टूल बना लिए थे, स्टोन के औजार बना लिए थे। और ये जो औजार बनाए थे, ये कैसे थे, रफ औजार थे, रफ औजार थे। और यहाँ मुख्यतः मनुष्य के 2 कार्य होते थे। पहला था हंटरर गैदरर, और दूसरा जो इनका कार्य हुआ यहाँ हुआ, इन्होंने फायर की डिस्कवरी कर ली थी। आग की खोज मनुष्य ने इस टाइम में कर ली थी। हंटर गैदरर का मतलब क्या होता है, हंटर का मतलब ये लोग शिकार करते थे, और जो शिकार करते थे उन्हीं को पका के खा लेते थे, नहीं कच्चा खा लेते थे। जब तक आग की खोज नहीं करी थी इन्होंने, तब तो कच्चा खाते थे, देन आग की खोज हो गई, फिर ये पका के खाने लग गए। गैदरर क्या होते थे, जो फल और खाद्यान्न टाइप की जो वस्तुएं होती थी, इन्हें ये इकट्ठा करते थे। ठीक है, तो ये मनुष्य के ये प्रमुख 2 कार्य थे। अब यहाँ अपने पास में एक 2 क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी के पिछले एग्जाम्स में, उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं।
एक क्वेश्चन तो अपने पास में ये बनता है, ये भारत में शुतुरमुर्ग है, भारत में शुतुरमुर्ग है, ये किस काल के हैं, किस काल से बिलोंग करते हैं ये? तो अपने पास में आंसर हो जाएगा कि जो शुतुरमुर्ग है ये पैलियोलिथिक, पूरा पाषाण काल के ही है, पूरा पाषाण काल के ही है ये। ठीक है। दूसरा है अपने पास में, दूसरा एक प्लेस है हुंसागो, हुंसागो, ये भी किस काल से रिलेटेड है? तो ये भी अपने पास में पूरा पाषाण काल से ही रिलेटेड है। तो अपने पास में ये दो सीरियल में क्वेश्चन आए हुए हैं, आप इन्हें लिखिए, देन आगे हम मेसोलिथिक एज की तरफ बढ़ते हैं। हम फर्दर मूव करते हैं, मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण युग, जिसका कि टाइम पीरियड है 9000 बीसी से लेके 4000 बीसी तक के। इस टाइम पीरियड में क्या होता है, स्टोन्स के टूल बना लिए गए थे। अब स्टोन के टूल तो पूरा पाषाण युग में ही बना लिए गए थे, लेकिन इन टूल्स का नया क्या था, वो रफ औजार थे, ये शार्प औजार है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो भीमबेटका की गुफाएं है, मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका की गुफाएं, ये किस युग की है? तो ये मध्य पाषाण युग की है। अगला आता है कि एक ऐसे जानवर का नाम बताइए जिसका सर्वप्रथम मनुष्यों ने पशुपालन किया था, तो उस जानवर का नाम क्या है? डॉग। ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन अपने को सीरियल में पूछा गया है कि माइक्रोलिथ का अर्थ क्या होता है? माइक्रोलिथ जो कि पत्थर के औजार है, इसका इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। ये ऐसे इस ये जो माइक्रोलिथ है, ये ऐसे पत्थर के औजार थे, मतलब काफी तीखे पत्थर के औजार थे, जिनको भाले के जो सिराना होता है, जैसे ये भाला है, भाले के इस बिंदु पर लगाया जाता है, तीर के इस बिंदु पर लगाया जाता था, तो इससे क्या है, दूर का शिकार करने में और उसको शिकार करने के बाद में जो अपने पास में पशु होता था, ठीक है, उसको छीलने में काफी अपने को आसानी रहती थी। तो ये वाले जो पत्थर के औजार थे, ये कहाँ, मेसोलिथिक युग के ही है ये भी। ठीक है। अगला आता है अपने पास में नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल। इसका टाइम पीरियड अपने पास में 4000 बीसी से लेके 1000 बीसी तक के। ठीक है। यहाँ क्या हुआ था, एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई थी, कृषि की शुरुआत हो गई थी, व्हील का निर्माण होने लग गया था, बर्तनों का निर्माण होने लग गया था, उपकरणों का निर्माण होने लग गया था। अब सीजीएल 2022 में एक क्वेश्चन आता है कि सेल्ट नवपाषाण काल का एक नवपाषाण काल की एक वस्तु है, यह प्रमुखतः मतलब मुख्यतः है क्या चीज ये? तो सेल्ट एक उपकरण था नवपाषाण काल का। ठीक है। अब इसमें अपने पास में 4000 बीसी से लेकर 1000 बीसी के अंदर एक पॉइंट आता है 18,000 बीसी वाला। अब इस 18,000 बीसी से लेके 1000 बीसी तक के एज को कहते हैं चालकोलिथिक यूज एज। चालकोलिथिक यूज में क्या होता था, स्टोन का तो अपन प्रयोग कर ही रहे थे, लेकिन एक ऐसी धातु भी थी जिसका नाम था कॉपर, इसका कॉपर का भी यूज मनुष्य द्वारा किया जाने लग गया था। तो क्वेश्चन ये बनता है कि मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली सर्वप्रथम धातु कौन सी थी? तो वो कौन सी अपने पास में, कॉपर। और कॉपर के कारण ही चालकोलिथिक यूज, चालकोलिथिक युग युग इसका नाम पड़ा है। ठीक है। कॉपर को ही चालको कहते हैं। ठीक है। एक बार इसको नोट डाउन करिए, देन आगे बढ़ते हैं। ये अपना प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड होता है। इसमें से दो क्वेश्चन अपने पास में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उन्हें देख लेते हैं एक बार। बुर्ज होम, जो कि कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन क्या आया था कि यहाँ क्या है, पिट ड्वेलिंग, गर्तावास, यानी जो भूमि है अपने पास में, भूमि में गड्ढे बनाकर लोग रहते थे, उन पे छप्पर तान कर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया है कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ जो कि एक पुरातत्व स्थल तो है और उसमें गर्तावास या गड्ढे मिले हैं, तो कौन सा स्थान था अपने पास में, बुर्ज होम था। तो ये वाला क्वेश्चन अपने पास में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन अपने पास में है होमो इरेक्टस। एक्चुअली होमो इरेक्टस जो लिख रखा है, ये एक मनुष्य की प्रजाति है जो कि लगभग कब एग्जिस्ट करती थी, 2 मिलियन ईयर्स अगो, लगभग 20 लाख साल पहले, 19 लाख साल पहले ये मनुष्य की एक प्रजाति थी जो एग्जिस्ट करती थी। और ये वही प्रजाति थी जो सबसे पहले अपन जो मनुष्य हैं वो खड़े हुए थे। एक जो मनुष्य खड़े हुए थे सर्वप्रथम, उनकी प्रजाति थी होमो इरेक्टस।
ठीक है। तो ये होमो इरेक्टस की जो खोपड़ियां हैं, खोपड़ियों के अवशेष किस जगह पे अपने को मिले हैं, तो ये अपने पास में हथनोरा एमपी, नर्मदा नदी के किनारे ये अपने को इसके अवशेष मिले हैं। ये सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगला अपने पास में प्री हिस्टोरिक पीरियड तो अपना खत्म हो गया। अगला आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है? रिटर्न सोर्सेस तो अपने पास में उपलब्ध है, लेकिन वो अननोन है, उनको आज दिन तक कोई भी पढ़ लिख नहीं पाया। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, हम इससे आगे वाले लेक्चर में पढ़ने वाले। इंडस वैली सिविलाइजेशन की कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें लिखी हुई तो है, लेकिन उस जो जो भी उस पे लिखा हुआ है, पांडुलिपियों में जो भी लिखा हुआ है वो अननोन है, अभी तक वो ज्ञात नहीं है, ठीक है। अगला पीरियड आता है हिस्टोरिक पीरियड। ये रिटर्न सोर्सेज में भी उपलब्ध है, ये पढ़ने के योग्य भी है और ज्ञात भी है अपने को ना। अब यहाँ अपने पास में दो वर्ड है, इपिग्राफी और पेलियोग्राफी। इपिग्राफी तो कहते हैं प्राचीन अभिलेखों के, अब प्राचीन अभिलेखों का जो अध्ययन करते हैं, इंस्क्रिप्शंस का अध्ययन करते हैं, उन्हें तो कहते हैं अपन इपिग्राफी। और पेलियोग्राफी किसे कहते हैं? प्राचीन जो शिलालेख होते हैं उनके अध्ययन को कहते हैं हम पेलियोग्राफी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वाला प्राचीन इतिहास का पहला लेक्चर जो अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा है ये आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।